वेलकम टू माय चैनल। एंड जो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो निमोनिया से ही होने वाला है। ठीक है। तो ये मैं बता देता हूँ ये किस किस के लिए ठीक है। एएनएम और जीएनएम या फिर नर्सिंग, जो इसके ऊपर वाली क्लासें होती हैं, ये डिप्लोमा, ये आपका डिग्री और फार्मा के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो वेरियस टाइप ऑफ मेडिकल कोर्स वी नीड टू नो अबाउट द निमोनिया। तो सिंपल है, निमोनिया तो पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी पीछे वाली जो एक वीडियो आई थी वो निमोनिया के ऊपर ही थी, तो निमोनिया को यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सो निमोनिया इज ए इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स प्राइमरली अफेक्टिंग द स्मॉल एयर सैक। ठीक है। लंग्स से आप क्या करते हो? ब्रीथ करते हैं। ठीक है। अब ब्रीथ के केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रीथिंग के केस में जो एयर सैक होती है वहाँ पे जो सांस को चेंज करने का काम करती है, मतलब ब्रीथ को चेंज करने के काम करती हैं, तो उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन आ जाता है। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन यहाँ पे लिखा है, इन्फ्लामेशन आ जाएगा जहाँ कहाँ पे और उसकी वजह से जो स्मॉल एयर सैक होते हैं वो अफेक्ट होते हैं। ठीक तरीके से प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं हो सकती है और रेस्पायरेशन नहीं चलता है। ठीक है। तो कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी? जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, तो उसको वहाँ पे निमोनिया बोल देना है। निमोनिया के टाइप क्या होता है? निमोनिया के टाइप में आपको सबसे पहले सीएपी वाला मिलेगा, जो पहले वो बताया था। सीएपी मतलब कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। क्या होता है कि हॉस्पिटल से जो बाहर के निमोनिया होते हैं, हॉस्पिटल से जो बाहर के निमोनिया होते हैं, हम उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड में रख देते हैं कि ये आपको एनवायरनमेंट में हुआ है, यानी कि हॉस्पिटल के बाहर हुआ है, तो हम यहाँ पे उसको ये रख देंगे। सेकंड वाला होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। इसमें क्या होता है, इसको हम एचसीपी बोलते हैं। क्या है कि हॉस्पिटल में जो होते हैं, हॉस्पिटल में जो निमोनिया होता है, हम उसको वहाँ पे हम बोल देंगे कि इसका जो इसको बोलते हैं हम एचईपी। जो हॉस्पिटल में निमोनिया होगा हम उसको एचईपी से डिनोट करते हैं। वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया क्या होता है? वीएपी। देखो, जो भी पेशेंट जाता है उसको क्या करना है कि उसको वहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ता है रेस्पायरेशन। ठीक है। अब वो जो होता है कि भाई वो पेशेंट वेंटिलेटर पे है, तो वेंटिलेटर पे भी निमोनिया के चांस बनते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन हॉस्पिटल में अच्छा खासा रहता है। तो उस केस में हम उसको, जो वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है, तो उसकी वजह से मतलब पेशेंट को वहाँ पे निमोनिया हो जाता है वेंटिलेटर पे, तो हम उसको वेंट्रिकल एसोसिएटेड निमोनिया के नाम से जानते हैं। फिर होता है एस्पायरेशन निमोनिया। एस्पायरेशन में क्या होता है कि जब कोई भी इंसान कोई फ्लूइड कोई लिक्विड और अदर सब्सटेंस, मतलब केमिकल लाइक कोई भी जो ठीक नहीं है, ब्रीथिंग के हेल्प से वो अंदर चले जाते हैं, तो हम उसको एस्पायरेशन निमोनिया बोल देते हैं। अब इसके अलावा फिर आती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियो नहीं, इसके बाद में टाइप ऑफ हो गया। अब यहाँ पे आएगा कॉज क्या है। तो कॉज कुछ नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया करके एक बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से ये चीज़ डेवलप की जाती है। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से ये चीज़ डेवलप हो जाती है। जैसे हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, बहुत सारे तरीके के बैक्टीरियाज होते हैं जो इस तरीके की कंडीशन को मतलब बना देते हैं। ठीक है। उसके बाद में एक होता है वायरस। वायरस मतलब इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, या और भी ऐसे वायरस होते हैं जो थ्रोट के सहारे पहुंच के ये आपका लंग्स में जाएगा, और वहाँ पे ये बैक्टीरिया अपना घर बना लेते हैं, और उस घर की वजह से ये आपकी चीज़ें खराब करते रहते हैं। ठीक है। ये ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो आपको दिखेगा वो कॉजेस हो गए हमारे। फंगई भी होते हैं, किसी तरीके का जो फंगई होते हैं उस तरीके की भी चीज़ें करते हैं। जैसे फंगई होते हैं ना, उसमें निमोनोसाइट जीरो वैसे ही करके फंगई होता है, उसमें भी ये बैक्टीरिया आते हैं। पैरासाइट की वजह से भी आते हैं। पैरासाइट जो रेयर होता है ना, उसकी वजह से भी आपको चीज़ मिल जाती है। इसके अलावा ये हमने कोशिश तो पढ़ ली कि किस किस तरीके के बैक्टीरिया इस तरीके का काम करते हैं, ये चीज़ हो गई। उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि जो भी पैथोजन है, ठीक है, चाहे तो वो बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई है या पैरासाइट है, वो एंटर करता है लंग्स के अंदर। बना के देखते हैं इसको। कोई भी पैरासाइट है, ठीक है,
क्या करेगा, एंट्री करेगा, कहाँ पे करेगा, लंग्स के अंदर करेगा। और लंग्स के अंदर क्या करेगा, फिर वो इन्फ्लामेशन करता है और उसकी वजह से वहाँ पे किसमें, एयर सैक में क्या होगा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आने लगेंगी, ब्रीथिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ये एक चीज़ है, इसको हम बोल सकते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है। अब इस पैथोफिजियोलॉजी के बाद में क्या क्या चेंज आपको देखने के लिए मिलेंगे वहाँ पे, कि क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले एल्वोलर डैमेज हो सकता है। एल्वोलर सैक होती है, वहाँ पे ही ये जो रेस्पायरेशन चलता है यहाँ पे चलता है, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे डैमेज हो सकती है। परमेबिलिटी बढ़ सकती है। परमेबिलिटी मतलब कि इन्फेक्शन के लिए वो ज़्यादा ससेप्टेबल हो सकते हैं, वहाँ पे फ्लूइड का एक्युमुलेशन हो सकता है और परमेबिलिटी हो सकती है। और गैस जो चेंज होने होती हैं वो चेंज में शायद ही कोई स्लो प्रोसेस को फॉलो करे, मतलब जो गैस एक्सचेंज अच्छे तरीके से हो रहा था उसमें कोई भी मतलब इम्पेयर्ड हो सकता है, अच्छी तरीके से वो चीज़ नहीं हो सकती। तो इस तरीके से भी हम इसको बोलते हैं। तो क्या क्या चेंज आया वो भी हमने देखा यहाँ पे, और इसके अलावा हमने पैथोफिजियोलॉजी भी देखी। ठीक है। इसके बाद में अब आते हैं थोड़ा और नीचे, देखते हैं कि इसके सिम्टम्स देखते हैं कि सिम्टम्स में हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सिम्टम्स के केस में जब अगर हम गए तो हमें यहाँ पे कफ देखने मिला। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि कफ हमारा हो सकता है। कफ का प्रॉब्लम ये होगा क्योंकि गैस एक्सचेंज में ये चीज़ें देखी जाती हैं। दूसरा फीवर, फीवर भी हो सकता है। आपको चिल्स भी, ठंड भी लग सकती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सबसे पहला यही होता है कि वहाँ पे सांस लेने में ब्रीथिंग इशू होने लगते हैं, ब्रीथिंग इशू। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने मिलती है। उसके बाद में चेस्ट पेन आपको देखने मिलेगा, फटीग, हेडेक, स्वेटिंग और नोजिया वोमिटिंग, ये आपको सबको पता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने मिलेंगी। अब हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या क्या हो सकता है। देखो, सिम्टम्स में हम फिजिकल एग्जाम उसका कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है। चेस्ट इमेजिंग करा सकते हैं, एक्सरे, सीटी स्कैन, इसमें आ जाता है कि किसी को निमोनिया है कि नहीं है। लेबोरेटरी टेस्ट की अगर आप बात करोगे तो ब्लड कल्चर करा लो, स्पूटम करा लो, कंप्लीट ब्लड काउंट करा लो, आर रिएक्टिव प्रोटीन करा लो। ये कुछ टेस्ट हैं, पल्मोनरी हुआ, पल्स ऑक्सीमीटर हुआ, तो ये आपको बता देंगे कि उस इंसान को निमोनिया है कि नहीं है। तो ये चीज़ हमें यहाँ से पता चल जाएगी। ट्रीटमेंट गाइडलाइन में अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो हम बैक्टीरियल निमोनिया निमोनिया के लिए आपको एंटीबायोटिक यूज करनी पड़ेगी। कोई ज़्यादा वो नहीं है, मार्केट में मिलती है एजिथ्रोमाइसिन और सेफ्ट्रिक्सोन के नाम से। ऑक्सीजन थेरेपी दो उसको, जिससे उसको सांस की कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर सांस की प्रॉब्लम तब भी चल रही है तो वेंटिलेटर पर उसको भेज सकते हो। पेन होगा, ठीक है, थ्रोट में पेन हो सकता है, लंग्स में पेन हो सकता है, तो वहाँ पे पेन किलर भी हम दे सकते हैं। और फ्लूइड का रिप्लेसमेंट भी करना पड़ेगा इसमें। वायरल निमोनिया में हम एंटीवायरल मेडिकेशन देते हैं। ठीक है। सपोर्टिव केयर देंगे, वही ऑक्सीजन, हाइड्रेशन जो भी पहले पढ़ा, और वेंटिलेशन हम प्रोवाइड कर देंगे। फंगल निमोनिया में हम एंटी फंगल मेडिकेशन देंगे। ठीक है। और सपोर्टिव देंगे कौन सी, ऑक्सीजन और हाइड्रेशन। तो ये हम यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है। रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी आपको फेलियर देखने मिल सकता है। सेप्सिस देखने मिल सकता है, प्लूरल इन्फ्यूजन हो सकता है, लंग एब्सेसिस और कार्डिक कॉम्प्लिकेशन। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे हम कॉम्प्लिकेशन के जैसे देख सकते हैं। अब हम प्रिवेंशन कैसे करेंगे। प्रिवेंशन के केस में CHC हुआ, SCV हुआ, तो वहाँ पे आपको वैक्सीनेशन का फुली मतलब एक्सेस मिल जाता है। हैंड हाइजीन कर सकते हैं। अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड, किसी को अगर ये चीज़ हुई है तो उससे दूर रहना, थोड़ा प्रैक्टिस करना है। गुड ऑरल हाइजीन प्रैक्टिस करना है। स्मोकिंग से दूर रहना है, अल्कोहल से दूर रहना है, और कुछ अच्छी एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन पे ध्यान रखना है। नर्सिंग कंसंट्रेशन की बात करोगे तो ऑक्सीजन लेवल उनका चेक करते रहना है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, पेन मैनेजमेंट का देखना, इनकरेज करना है फ्लूइड को, इनटेक को, और उसको एजुकेट करना है पेशेंट को। इसके अलावा यहाँ पे नर्सिंग केयर प्लान में आप बना सकते हो। असेसमेंट में हम ये सब चीज़ें देखेंगे, रेस्पिरेटरी, ऑक्सीजन, चेस्ट पेन, फीवर, मेंटल इशू।
और इंटरवेंशन में आपको ऑक्सीजन थेरेपी, पेन का मैनेजमेंट, फ्लूइड और रेस्पिरेटरी सपोर्ट देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट में रेस्पिरेटरी फेलियर, मैकेनिकल वेंटिलेशन, ऑक्सीजन थेरेपी, ये सब चीज़ें हम देंगे। सेप्सिस के केस में रिकॉग्नाइजेशन का पहले है, रिसुसाइटेशन करना है, फ्लूइड का एंटीबायोटिक देंगे जिससे वो जो भी फ्लूइड है वो सूख जाए। प्लूरल एम्फिजामा के केस में हम थ्रोसेंटेसिस कर लेंगे, प्लूरल ड्रेनेज कर लेंगे, लंग एब्सेसिस में एंटीबायोटिक देंगे जिससे वो चीज़ सूख जाए, और ड्रेनेज भी कर लेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो। सो आज की वीडियो में हमने आज निमोनिया के बारे में जाना। अब जिस किसी को भी डाउट होगा तो वो अपना बता सकता है कमेंट बॉक्स में आके, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकता है, लाइक भी कर सकता है। करने को तो पता नहीं क्या क्या कर सकता है, लेकिन कर लेना चाहिए अगर आपको अच्छे से कोई नॉलेज मिल रही है तो देख लो आप।